नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। इस हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया था। इलाके में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों की खोज के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम ने निंदा की है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी सऊदी अरब में हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर हमले की जानकारी ली। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कर्नाटक के मंजूनाथ भी मारे गए। आतंकी हमले से पहले का उनका एक वीडियो चल रहा है, जिसमें वो और उनकी पत्नी कश्मीर की तारीफ भी कर रही है। हमले के बाद मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने एक चैनल को बताया कि मैंने आतंकियों से कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। इस पर आतंकी बोले, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। सुरक्षा कर्मियों के बीच बैठी पल्लवी बार बार अपने बेटे को गले लगाते हुए कह रही थी कि हमें नहीं पता था कि ये सैर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। गोलियां चलाने वालों ने कहा कि जाओ, तुम्हें नहीं मारता, जाकर मोदी को बता देना। पल्लवी अपने पति मंजूनाथ और बेटे के साथ कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के शिवमोगा से कश्मीर में छुट्टियां मनाने आई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक महिला के पति को गोली मार दी गई। हमले के बाद के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें स्थानीय लोग और पर्यटकों को भागते हुए देखा जा सकता है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने दुख भरे शब्दों में बताया कि आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी। इससे पहले आतंकी ने उनसे पूछा कि क्या वो मुस्लिम हैं। महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, तभी एक आतंकी आया, उसने पूछा मुस्लिम हो, और उनके पति को गोली मार दी। पहलगाम से आई ताजा तस्वीर में एक महिला स्थानीय लोगों से अपने पति को बचाने की अपील करती नजर आ रही है। इस भावुक अपील ने पूरे देश में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछे और फिर उन पर गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। पीएम ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं। घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह को फोन मिलाया और तुरंत पहलगाम जाने का निर्देश दिया। पहलगाम में आतंकी हमले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी का विदेश से शोक संवेदना व्यक्त करने का क्या फायदा। कश्मीर के साथ ही विश्वासघात सबसे बुरा है। मोदी को अपनी जान बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के शासन में देश भर में आतंकी हमले बढ़े हैं और स्थिति नियंत्रण में नहीं है। हरिप्रसाद ने सरकार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया, जिससे देश का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटक रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में नाकाम रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है, जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले के हमलों की आलोचना पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। बता दें, इससे पहले भी धनखड़ न्यायपालिका पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने को असंवैधानिक ठहराया गया था। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया था। न्यायपालिका पर धनखड़ के हमले के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने धनखड़ को आड़े हाथों लिया है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही कार्यपालिका, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है। सिब्बल ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि उपराष्ट्रपति गलत हैं। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा तब होता है जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार बयान दे रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संस्थान यानी सुप्रीम कोर्ट पर हर दिन हमले होते रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को बिल पास करने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुई आलोचनाओं को हल्के में खारिज किया। ये तब हुआ जब उन्होंने कर्नाटक के एक अखबार की रिपोर्ट से जुड़े न्यायालय की अवमानना के मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दरअसल मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी के पीठ के सामने प्रस्तुत किया गया। वकील ने बेंच को बताया कि दुबे ने कहा कि CJI देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद शीर्ष अदालत के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव के शरबत जिहाद बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रामदेव ने ये विवादास्पद टिप्पणी रूह अफ़ज़ा के खिलाफ की थी, जिसे कोर्ट ने अक्षम्य और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया। ये मामला उस समय सामने आया जब रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत के प्रचार के दौरान रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इसकी बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में होता है। हालांकि रामदेव ने अपने वीडियो बयान को कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लिया। वक्फ कानून के मुद्दे पर अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरबत चिश्ती ने कहा है कि यह कानून संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी मुसलमान जो भारत की एकता में यकीन रखते हैं और भेदभाव का विरोध करते हैं, वो इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है यह कानून भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी एक विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं और उन्होंने अब अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल दिया। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनको मैं इज्जत करता हूँ मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ समाज से, जिनको मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। उन्होंने अपने इस पोस्ट में अपने सारे सहयोगी दोस्तों, परिवार से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपने गुस्से पर काम करेंगे और अपनी बात रखने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने फुले फिल्म की रिलीज को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब ब्राह्मण को समस्या है फुले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थी? अपनी इस टिप्पणी को लेकर अनुराग कश्यप निशाने पर आ गए और उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उन्होंने माफी मांगी। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से किए गए एक ग्लोबल सर्वे में एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ये विशेष रूप से ईसाई और बौद्ध धर्मों में सबसे अधिक देखा जा रहा है। प्यू रिसर्च ने 36 देशों के 80,000 से ज्यादा लोगों पर एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि कई विकसित देशों में लोग तेजी से अपने जन्मजात धर्म को छोड़कर नास्तिकता या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन की दर बेहद कम है। भारत में लगभग 99% हिंदू अपने जन्मजात धर्म पर स्थिर हैं, जबकि अमेरिका, श्रीलंका जैसे देशों में कुछ अपवाद देखने को मिले हैं। वहीं बांग्लादेश में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ भी धार्मिक स्थिरता सबसे अधिक है। यहाँ 99% मुसलमान अपने जन्मजात धर्म पर बने हुए हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि ईसाई समुदाय में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है, खासकर पश्चिमी देशों में। स्पेन में 36% ईसाई युवावस्था में अपना धर्म छोड़ चुके हैं। अमेरिका में यह आंकड़ा 22% है। ब्रिटेन और फ्रांस में 28%, कनाडा में 29 और जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन में लगभग 30% लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश अब खुद को नास्तिक या धार्मिक रूप से अनिर्धारित मानते हैं। इसके विपरीत इन देशों में नए लोगों का ईसाई धर्म में शामिल होना बेहद कम है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की अपनी यात्रा के तहत इस समय जयपुर में हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने यहां ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया। इससे पहले सोमवार को वो सपरिवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने सपरिवार उनके आवास पहुंचे थे। वहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की थी। वेंस ने जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार और ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ पृथ्वी पर किसी भी अन्य देश के साथ किए जाने वाले सैन्य अभ्यास से कहीं अधिक सैन्य अभ्यास करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने व्यापार और शुल्क पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापार संबंध निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक उज्जवल नया विश्व बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक व्यापार को फिर से संतुलित करना चाहते हैं ताकि अमेरिका भारत जैसे मित्रों के साथ मिलकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। वेंस ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। वेंस ने पीएम मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें लोकप्रियता मिली है जिससे मुझे ईर्ष्या होती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.